बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन है। हम जब आमतौर पे क्लिनिक्स में बैठे होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते हैं जिनकी नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है और कहते हैं जी टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, जिस्म में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रही है, पल्पिटेशंस हो रही है। तो उस हवाले से मैंने कहा कि चलो आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेते हैं। हमारा टॉपिक है आज के दिन का एंजाइटी या डिप्रेशन। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी जो है बेसिकली आपका है एक फियर होता है किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर अनईजी होते हैं आप। मतलब जिस तरीके से एक नॉर्मल बंदा एक कंफर्ट माहौल में होता है, उसी माहौल में आप बैठे होते हैं तो आप अनईजी फील करते हैं दूसरों की निस्बत, या फिर किसी चीज़ का कोई खौफ होता है और बहुत ज़्यादा आप एंशस होते हैं। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे कोई एग्ज़ाम है, आपने जाना है, कोई मेडिकल टेस्ट है, या किसी भी ऐसे इवेंट में जाना है जहाँ पे आपकी कोई प्रेजेंटेशन है या कोई चीज़ है, तो आम तौर पे उस दौरान जो है वो आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के बारे में वरी हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बात है कुछ लोगों के लिए, वरी होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ही ज़्यादा वरी होते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो उसको हम लोग जनरल ज़ुबान में, अपनी मेडिकल ज़ुबान में एनजाइटी कहते हैं कि एनजाइटी का पेशेंट है और इसको या एग्ज़ाम फोबिया है या मेडिकल टेस्ट का या जो भी वट एवर जो भी सिचुएशन हो उस टाइम। उसमें कॉमन जो चीज़ें आती हैं वो यही होती है। एनजाइटी में जो मेन सिम्टम्स है कि आपको फोबियाज़ होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, बैठे बैठे अचानक आपको घबराहट शुरू हो जाती है, आपके मसल स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं, आपको हेडेक शुरू हो जाती है, नोज़िया होता है, मैदे का दर्द शुरू हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली उसकी कॉमन अलामात है जो कि बिला वजह होती है। मतलब उस टाइम आपको एक्चुअली कोई मैदे में पेन नहीं होता, आपकी कोई मसल्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन उस एक ख़ास सर्कमस्टांसिस, एक ख़ास सिचुएशंस में जब आप जाते हैं तो उस दौरान आपको कोई चीज़ होती है। जिस तरीके से कोई एक बंदे को अगर फोबिया है किसी छोटी जगह में बैठने का, तो उस जगह पे जाने से पहले वो बिल्कुल टिक टाक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ दरवाजे बंद हैं और एक माहौल है, थोड़ी सी छोटी सी जगह है, उसको उस चीज़ से फोबिया है, तो एकदम से उसको वहाँ पे इस तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने जो पहले बता दिया कि पल्पिटेशंस होती है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाना, ये सारी चीज़ें होती है। उसमें असल में ये होता है कि एनजाइटी या इसके मुख्तलिफ सब टाइप्स और इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये एक बहुत ही वाइड रेंज चीज़ है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लेकिन आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करें बेसिकली वो है GAD, जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसमें होता है जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है कि बजाय इसके कि वो आपके बहुत ज़्यादा वाइड रेंज सिचुएशंस और इन चीज़ों से हट के एक इन्वॉल्व होती है और उसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर्स में आपके जिस तरीके से पल्पिटेशंस आपकी अलामात में जो मैंने बता दी, आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, हेडेक्स होते हैं, इस तरीके से इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ होती है। कभी आपको जो है फोबियाज़ होते हैं, कभी आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, कभी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस होते हैं। तो ये कोई स्पेसिफ़िक वो चीज़ नहीं होती कि हम एक स्पेसिफ़िक चीज़ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये एक स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आपको चीज़ हो रही है। तो जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर जो होता है बेसिकली एक वाइड रेंज सिचुएशन है, स्पेसिफिक कोई नहीं है। अब GAD जो है वो उसकी काजिज़ क्या है, वो कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कि इसको डेवलप करती है किसी भी बंदे में। तो वो अभी तक मुकम्मल तौर पे कोई अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ों की कम्बिनेशन है जो कि मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, उनके कम्बिनेशन से जाके जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। उसमें
जो नंबर वन फैक्टर आता है वो ओवर एक्टिविटी आती है। किसी भी लिहाज से अगर आप ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपने नॉर्मल रूटीन से जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए चाहिए उससे ज़्यादा करते हैं, तो उसको हम ओवर एक्टिविटी कहते हैं। चाहे वो स्टडी के मामले में हो, चाहे वो किसी भी जॉब के हवाले से हो, दुनिया का जो भी काम हो, अगर वो ओवर एक्टिव हो जाए तो वो आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है और आपकी एक एनजाइटी डेवलप होती है। दूसरी चीज़ आती है एन एम्बैलेंसमेंट ऑफ ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ये दो ऐसे ब्रेन के केमिकल्स होते हैं कि इसकी एम्बैलेंसमेंट की वजह से एनजाइटी होती है। क्योंकि बेसिकली इन दोनों सब्सटेंसेस का जो काम है वो आपके मूड को ठीक करना है, आपके मूड को सही रखना है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है कोई ऐसा स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगर आपकी लाइफ में हो चुका हो, जिसकी हिस्ट्री मौजूद हो। मिसाल के तौर पे आपने कोई बहुत लंबी आपके हॉस्पिटलाइजेशन हुई हुई हो कोई बीमारी के सिलसिले में, कोई हार्ट के हवाले से, कोई आर्थराइटिस, कोई इस तरह की चीज़ों के हवाले से आपकी बहुत लंबी हॉस्पिटल्स की हॉस्पिटलाइजेशन हुई हुई हो, तो या किसी भी हवाले से फाइनेंशियली तौर पे या सोशल आपकी कोई बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है GAD का, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स का। चौथे नंबर पे आता है जीन। अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह के पेशेंट्स मौजूद है आपके पेरेंट्स में, आपके सिबलिंग्स में, तो उस दौरान आप बाकी लोगों की निस्बत 5 गुना ज़्यादा GAD का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी मज़ीद भी काफ़ी सारी आती है, लेकिन वो काफ़ी डिटेल्स में फिर जाना पड़ेगा, जिसकी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। लेकिन हम आते सीधा सीधा इसकी मैनेजमेंट की तरफ। हाँ, मैनेजमेंट में इसकी आती है दो किस्म की थेरेपी, एक मेडिसिन होती है और एक आपकी साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है। साइकोलॉजिकल थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको CBT कहते हैं, वो बहुत ही करामत है। और इसकी करामत होने की सबसे एक बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब अगर आप एक दफ़ा ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो काफ़ी अरसे तक आप उस चीज़ से बचे रहते हैं। तो उसके लिए चाहिए आपको कि बेहतर है कि किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के साथ अगर आपका रुजू कर ले, तो तकरीबन आपका कोई 1 घंटे का सेशन हो वीकली, कोई 2-3 दफ़ा, तो उस तरीके से वो आपकी जो नेगेटिव थाट्स है उसको ओवरकम करने के लिए आपको टिप्स बताते हैं कि जब आपकी नेगेटिव थाट्स आती है तो आपने क्या करना है। अगर आपके मसल्स जो है वो आपके स्टिफ हो जाए तो उस दौरान आपने क्या करना है। अगर आपको खासा पल्पिटेशंस हो जाए तो उस दौरान आपने क्या करना है। आपने खुद ही अपनी उस सिम्टम के अगेंस्ट फाइट करना वो आपको सिखा देता है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली 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 आप उस चीज़ से निकल जाते हैं। और मेडिकल थेरेपी में फिर आती हैं SSRI, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और मुख्तलिफ इसके अलावा जो है चीज़ें होती हैं जो कि कोई भी साइकेट्रिस्ट आपको एडवाइस करते हैं। लेकिन हमेशा के लिए कोशिश ही करें कि बेहतर यही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की बजाय आप साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी की ट्रीटमेंट ले लें और ख़ुद ही अपने इन चीज़ों के ऊपर, इन सिम्टम्स के ऊपर जो है कंट्रोल हासिल कर लें। एनजाइटी बेसिकली, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जनरल सी बात करूँगा। स्पेसिफिक्स तो मैंने आपको बता दी कि इसकी रीजंस क्या है, ये है क्या चीज़ और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको उसी टाइम जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, एक इवेंट था, हो गया, बस ठीक है, अब अगले का सोचें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको अब मुसलसल सोचते जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और कॉन्टीन्यूसली वो उसकी जहन में वो फिक्स होती जाती है और वो फिर उस चीज़ से निकलते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर हॉस्पिटलाइजेशन उसकी हुई है और बहुत ज़्यादा वो हॉस्पिटल में रहा है, तो ठीक है, जब वो ठीक हो गया तो वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गया। लेकिन उसमें कोई एक आध बंदा ऐसा होता है जो कि उसके बाद 5 साल 4 साल के बाद भी जब वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं, तो वो अपनी जो पहले की हिस्ट्री होती है उसको रिकॉल करता है और उसी दौरान उसको पल्पिटेशंस और घबराहट और ये चीज़ें शुरू हो जाती है।
تو بیسیکلی یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈرس کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر جب آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے اس پہ تو یہ مزید سیویئر سے سیویئر ہوتی جاتی ہیں۔ علامات بہت کامن ہے، آپ کو میں نے کچھ بتا بھی دی، ابھی دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں تفصیل سے۔ بلا وجہ منہ کا خشک ہونا، گھبراہٹ ہونا، معدے میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، مسلس کا اسٹیف ہونا، کسی ایک جگہ پہ ٹک کے نہ بیٹھنا اور آپ کو ایک دم سے گھبراہٹ، اور دوسری جگہ پہ جا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوتے ہو دوبارہ سے گھبراہٹ شروع ہونا، اگرچہ اس کی کوئی آرگینک کاز نہیں ہوتی۔ مثال آپ کو پلپیٹیشنز ہوتی ہے، کوئی کارڈیالوجسٹ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو تو ہارٹ کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میں شام کے ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ مجھے اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے۔ اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ان سمٹمز میں ہمیشہ جو انزائٹی یا ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اس کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے وہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کے نماز کے دوران اکثر اوقات پینک اٹیکس ہوتے ہیں، یہ ایک پیک ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر اس دوران خصوصاً آپ کو اس طرح کے علامات ہو کہ آپ پانی بھی پی رہے ہیں لیکن آپ کا منہ خشک ہو رہا ہے اور آپ کی ذہن میں مسلسل ایک چیز جو ہے وہ دوبارہ دوبارہ آ رہی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو ہاسپٹل کے حوالے سے دی ہے کہ ایک بندہ اگر 5-6 سال پہلے ہاسپٹلائزیشن سے ہو کے نکلا ہے اور وہ 5 سال بعد بھی ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے یہ علامات شروع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی بندہ ہے وہ بزنس کے حوالے سے اس نے کبھی زندگی میں لاس کیا تو پوری لائف میں وہ بزنس کی طرف دوبارہ نہیں جاتا، اور اس کی ذہن میں وہی فیئر ہوتا ہے کہ جی خدا نخواستہ دوبارہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جائے۔ تو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈرس میں ہمارے پاس جو اکثر پیشنٹس کلینکس میں آتے ہیں تو وہ ان سمٹمس کے آتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری، لیکن ایکچولی وہ ہوتی نہیں ہے، وہ بیسیکلی انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ تو میرا سمپل ٹپس ہے کہ پازیٹیو سوچیں، آپ کی لائف میں جو کچھ آپ پہ بیتی ہے یا گزری ہے یا جو چیزیں ہیں تو وہ گزر چکی ہیں، اب آپ نے آگے کی طرف فارورڈ کرنا ہے، اور ہمیشہ آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کی فیملیز ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی بھی افیکٹ کرتی ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، آپ کی وائف، آپ کے بچے، سارے آپ کو اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو جس پہ آپ کا خود اپنا کنٹرول نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جب ایک اسٹریسفل سچویشن میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی کنڈیشن میں گریجولی آپ کے ساتھ ایڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔ انزائٹی میں ایک پیشنٹ ریپیٹیڈلی آتا ہے اور اکثر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس کو اسٹارٹ میں ہی جو ہے اینٹی ڈپریسنٹ اور انزائلیٹک اور اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی اس طرح کے علامات ہو تو آپ ڈاکٹر سے ایک آدھ دفعہ ٹریٹمنٹ لے کے ان کو بتا دیجیے کہ مجھے ریپیٹڈلی یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ انزائٹی میں آپ کو ایک ہی چیز جو ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی سچویشن ہے تو وہ آپ کو ڈیلی ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر ڈیلی ایک پرابلم ہوتی ہے اور 3-4 منتھس 5 منتھس 6 منتھس تک کنٹینیوسلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آرگینک پرابلمس نہیں ہے، کیونکہ آرگینک پرابلمس ہمیشہ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک آرگن میں اگر اسٹارٹ ہوتا ہے تو جب تک آپ اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کریں تو وہ سیویئر ہو جاتا ہے اور 5-6 منتھس کے بعد وہ اپنے پیک پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح خدا خاصہ اگر آپ کو کوئی پلپیٹیشنس ہے یا معدے کا پرابلم ہے، کوئی مسلس کی پرابلم ہے، اگر ان چیزوں کی ٹریٹمنٹ نہ لے تو یہ کافی 5-6 مہینے میں کافی ورس ہو جاتی ہے۔ جبکہ انزائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم ویسے ہی ہوتی ہے اور اس ٹائم پارٹیکولر پیریڈ کے گزرنے کے بعد وہ بالکل وہ بندہ نارمل ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ سے وہ سچویشن آتی ہے تو پھر اس میں دوبارہ سے وہ اس کو سمٹمس شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آرگینک پرابلمز ہوتی ہے ایک تو وہ پرزسٹنٹ ہوتی ہے، وہ سیویئر ہوتی جاتی ہے، اور اس کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ جبکہ انزائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ میڈیکیشن بھی آپ کی پرابلم، جس طرح آپ کسی چھوٹی جگہ پہ بیٹھے ہو اور آپ کو فوبیا ہے چھوٹی جگہ پہ بیٹھنے کا تو وہاں پہ آپ کو پلپیٹیشنس ہو رہی ہوگی، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں اس جگہ سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کی پلپیٹیشن ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس اسپیسیفک ایریا سے ہی پرابلمس تھی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دل کی کوئی پرابلمس نہیں تھی، کیونکہ دل تو آپ اپنے ساتھ کیری کر کے لائے ہیں باہر، آپ کی باڈی کے اندر آپ کا دل موجود ہے۔ تو اس دل کو اگر پلپیٹیشنس اس کے اپنے اندر کی پرابلم سے تھی تو وہ باہر بھی ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ میرا چھوٹا سا تھا کہ آپ ان چیزوں پہ غور کر دیجیے گا، پازیٹیو سوچیں ہمیشہ کے لیے، اور اپنی جو پاسٹ کی آپ کی جو ہسٹریز ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے ہوتا ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ لائف میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کبھی بھی کوئی اس سچویشن سے نہ گزرے، ٹینشن انزائٹی سے۔
हर इंसान की लाइफ में इस तरह स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अपने साथ कैरी कर लेते हैं और कुछ लोग जो है इसको उसी टाइम ख़त्म कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।